दोस्तों स्वागत करता हूं आपका हमारे जेबी एंड सीआईबी मेड सिंपल के चैनल में। दोस्तों आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग यूनिट नंबर 44 को डिस्कस करेंगे अपने पीपीबी का, जो कि बेस्ट है अल्टरनेट डिलीवरी चैनल डिजिटल बैंकिंग। तो आइए दोस्तों डिस्कस करते हैं अल्टरनेट डिलीवरी चैनल क्या होता है, एटीएम मशीन क्या होता है। दोस्तों टेक्नोलॉजी ने रिवॉल्यूशनाइज कर दिया है, जिस वजह से आज पेमेंट हो रहा है। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस आ गया है तो आसान हो गया है, एफिशिएंट हो गया है कैश और नॉन कैश पेमेंट के लिए। और दोस्तों अब बहुत सारे पेमेंट ऑप्शन अवेलेबल है, एटीएम, प्लास्टिक कार्ड्स, इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग। तो लोग जो है अपने मोबाइल फ़ोन को यूज़ कर रहे हैं दोस्तों पेमेंट के लिए। आप आसानी से पेमेंट कर सकते हैं अपने मोबाइल फ़ोन के माध्यम से, राइट। सो ये सभी आसान हुआ है दोस्तों डिजिटल बैंकिंग के आने से। डिजिटल बैंकिंग का यहाँ पे रोल समझाया जा रहा है कि डिजिटल बैंकिंग का कितना इंपॉर्टेंट रोल है हमारे पेमेंट सिस्टम में। दोस्तों कोर बैंकिंग टेक्नोलॉजी ने इनेबल किया है बैंक को कि वो इनोवेटिव प्रोडक्ट ऑफर कर सकते हैं, सर्विसेज ऑफर कर सकते हैं, जैसे कि कस्टमाइज अकाउंट टेलर्ड, जो कि इंडिविजुअल कस्टमर के नीड को सेटिस्फाई करता है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों इसका मतलब ये हुआ कि कस्टमर जो है सर्विस चूज़ कर सकते हैं, ठीक है। कस्टमर कैन चूज़ द सर्विसेज और दोस्तों जो कि उनको पे करने, जो कि उनको ज़रूरत है और वो पे कर सकते हैं जो भी वो यूज़ करेंगे। जैसे कस्टमर जो कि पहले कभी डेबिट कार्ड नहीं यूज़ करते हैं, वो चूज़ कर सकते हैं एक ऐसा अकाउंट बिना किसी डेबिट कार्ड का, ताकि जो फीस है उसमें पैसा बचा सके वो। फिर दोस्तों बैंक फाइनेंशियल सर्विसेज ऑफर करती है। बैंक प्रोवाइड फाइनेंशियल सर्विसेज जो अलग अलग चैनल से, जैसे एटीएम, मोबाइल फ़ोन, इंटरनेट, कियोस्क, प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट, कॉन्टैक्टलेस कार्ड, ये सभी डिलीवरी चैनल प्रोवाइड करते हैं कस्टमर को कन्वीनियंट और एक्सेसिबल वे में कि अपने अकाउंट को एक्सेस कर सके और ट्रांजेक्शन कर सके। कस्टमर अपने मोबाइल फ़ोन को यूज़ कर सकते हैं अकाउंट बैलेंस चेक करने में, पैसा दूसरे अकाउंट में ट्रांसफ़र करने में, बिल पेमेंट में, बिना बैंक विजिट किए। फिर दोस्तों बताया जा रहा है कि अल्टरनेट डिलीवरी चैनल एडिशनल तरीका है जिस तरह से कस्टमर एक्सेस कर सकते हैं बैंकिंग सर्विस बियॉन्ड ट्रेडिशनल मेथड, जैसे बैंक पर्सनली विजिट करके। इसके अंदर एटीएम, टेली बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, ऑनलाइन बैंकिंग, ई वॉलेट, प्रीपेड कार्ड, बैंक नोट एक्सेप्टर सभी आते हैं। जैसे कोई कस्टमर ई वॉलेट को यूज़ कर सकते हैं टैक्सी राइड के लिए पेमेंट के लिए, या पासबुक प्रिंटर को यूज़ कर सकते हैं रिकॉर्ड प्रिंटिंग के लिए अपने अकाउंट ट्रांजेक्शन का। दोस्तों एटीएम क्या होता है, एटीएम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है जो कि बैंकिंग फंक्शन परफॉर्म करता है, जैसे विड्रॉइंग या डिपॉजिटिंग कैश और चेक। एटीएम 24/7 अवेलेबल होता है, जिससे ये कन्वीनियंट होता है कस्टमर को जिनको एक्सेस चाहिए अपने मनी आउटसाइड ऑफ रेगुलर बैंकिंग आवर। दोस्तों एक कमेटी था, डॉक्टर सी रंगाराजन ने एक कमेटी को हेड किया जिसने रिकमेंड किया कि एटीएम को भारत में सेटअप किया जाए स्ट्रेटजिक लोकेशन पे, जैसे एयरपोर्ट पे, रेलवे स्टेशन पे, हॉस्पिटल पे, कमर्शियल सेंटर पे और बैंक ब्रांच पे। तो कस्टमर मान लीजिए एयरपोर्ट में ट्रैवल कर रहे हैं, वो विड्रॉ कर सकते हैं कैश को एटीएम से, इंस्टेड कैश वो कैरी करें या बैंक विजिट करें। दोस्तों बताया जा रहा है कि स्टैंडअलोन एटीएम को पहले इंट्रोड्यूस किया गया था इंडिया में 1990s में। और फिर इसमें क्या होता है स्टैंडअलोन एटीएम में, स्टैंडअलोन एटीएम की क्या खासियत है दोस्तों, इसके बारे में बताया जा रहा है कि स्टैंडअलोन एटीएम में दोस्तों कस्टमर को एटीएम कार्ड दिया जाता है जिसका एक यूनिक पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है, इसको पिन कहते हैं, ताकि ट्रांजैक्शन को वो परफॉर्म कर सके। जैसे एक कस्टमर अपने एटीएम कार्ड को इंसर्ट करेंगे एटीएम मशीन में, पिन इंटर करेंगे और कैश विड्रॉ करेंगे। दोस्तों एटीएम बहुत सारा बेनिफिट प्रोवाइड करता है कस्टमर को, जैसे 24/7 एक्सेस टू बैंकिंग सर्विस, फास्टर ट्रांजेक्शन, प्राइवेसी, एक्सेस टू मल्टीपल बैंकिंग एटीएम एंड सर्विसेज। कस्टमर कैश को विड्रॉ कर सकते हैं या दूसरा ट्रांजेक्शन परफॉर्म कर सकते हैं किसी भी समय में, किसी भी समय जगह पे एटीएम के माध्यम से। जैसे कस्टमर चाहे तो कैश विड्रॉ कर सकते हैं एक एटीएम से शॉपिंग मॉल पे संडे को जब बैंक क्लोज रहती है। एटीएम दोस्तों कॉस्ट इफेक्टिव होता है बैंक के लिए, क्योंकि दोस्तों वो ऑटोमेट कर सकती है बहुत सारी बैंकिंग ट्रांजेक्शन को और उनके मैनुअल लेबर की कॉस्ट को कम कर देती है। और दोस्तों एटीएम क्रॉस सेलिंग अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है, पब्लिसिटी प्रोवाइड करता है बैंक प्रोडक्ट का। दोस्तों 3 तरह के एटीएम होते हैं, एक ऑनलाइन, ऑफलाइन और नेटवर्क एटीएम होते हैं। दोस्तों ऑनलाइन एटीएम जो है रियल टाइम एक्सेस प्रोवाइड करता है कस्टमर अकाउंट का, ताकि कस्टमर ट्रांजेक्शन परफॉर्म कर सके और अपने अकाउंट बैलेंस को रियल टाइम देख सके। दोस्तों ऑफलाइन एटीएम जो है विड्रॉल लिमिट होता है। ऑफलाइन एटीएम के बारे में बताया जा रहा है कि इसका विड्रॉल लिमिट होता है, मतलब दोस्तों ऑफलाइन एटीएम जो है रियल टाइम एक्सेस नहीं प्रोवाइड कर सकती है कस्टमर अकाउंट को। नेटवर्क एटीएम कस्टमर को अलाउ करती है कि वो अपने कार्ड को किसी भी नेटवर्क एटीएम पे यूज़ कर सके, जिससे कस्टमर को एनीवेयर एनी टाइम बैंकिंग सर्विस मिलता है। कैश डिस्पेंसर एक तरह का एटीएम होता है जो कि कस्टमर को अलाउ करता है कैश विड्रॉ करने में, ठीक है। और दोस्तों कैश डिस्पेंसर कोई और बैंकिंग सर्विस नहीं ऑफर करता, जैसे मनी डिपॉजिट करना या अकाउंट बैलेंस चेक करना, ठीक है। उसके अलावा दोस्तों कस्टमर कैश डिस्पेंसर को यूज़ कर सकती है कैश को विड्रॉ करने के लिए जब उनको कोई और बैंकिंग सर्विस नहीं चाहिए। बैंक जो है स्मॉल क्लस्टर में ज्वाइन करती है अपने एटीएम नेटवर्क को शेयर करने में कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन के लिए। इससे क्या होता है कि बैंक अपने एटीएम नेटवर्क को एक्सपेंड कर सकती है और अपने कस्टमर को एक्सेस प्रोवाइड कर सकती है लार्ज नंबर ऑफ एटीएम। इंडियन बैंक एसोसिएशन एक सच एटीएम नेटवर्क है क्लस्टर इंडिया में। जैसे मान लीजिए कस्टमर एक बैंक ए का है, वो एटीएम यूज़ कर सकता है बैंक बी का, जो कि सेम क्लस्टर का पार्ट है, ताकि कैश विड्रॉ कर सके बिना कोई एडिशनल फ़ी पे किए, ठीक है। अब दोस्तों एक टर्म है स्वाधान नेटवर्क। तो स्वाधान नेटवर्क क्या, ये डिस्कस करते हैं। लेट्स डिस्कस व्हाट इज़ अ स्वाधान नेटवर्क।
सो फ्रेंड्स, स्वधान नेटवर्क के बारे में बताया जा रहा है कि ये इस्टेब्लिश हुआ था मुंबई में, ताकि 24/7 इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग सर्विस प्रोवाइड किया सके कस्टमर को, ठीक है, मेंबर बैंक का। यानी दोस्तों इसमें क्या बताया जा रहा है कि ये नेटवर्क अलाउ करता है कस्टमर को कि वो अपने अकाउंट को एक्सेस कर सकेंगे, फंड ट्रांसफ़र कर सकेंगे, अपने बैंकिंग ट्रांजेक्शन को इलेक्ट्रॉनिकली कर सकेंगे किसी भी समय में। जैसे कोई कस्टमर का अकाउंट है बैंक के साथ और बैंक के मेंबर है स्वाधन नेटवर्क का, तो कस्टमर किसी भी स्वाधन नेटवर्क ATM को यूज़ कर सकते हैं बैंकिंग ट्रांजेक्शन करने के लिए। NFS क्या होता है दोस्तों? NFS नेशनल फाइनेंशियल स्विच इस्टेब्लिश किया गया था इंस्टीट्यूट फॉर डेवलपमेंट एंड रिसर्च इन बैंकिंग टेक्नोलॉजी IDRBT के द्वारा, ताकि कनेक्टिविटी को फैसिलिटेट किया जा सके ATM क्लस्टर में नेशनल लेवल पे। ये नेटवर्क अलाउ करता है कस्टमर को कि अपने ATM कार्ड को किसी भी बैंक ATM पे यूज़ कर लें, इररिस्पेक्टिव ऑफ बैंक जो कि कार्ड इशू किया है। NFS जो है इसको बाद में NPCI ने टेक ओवर कर लिया और अब जो है लार्जेस्ट ATM नेटवर्क है इंडिया में। दोस्तों टेक्नोलॉजी ब्लूप्रिंट क्या है? टेक्नोलॉजी ब्लूप्रिंट बेसिकली यहाँ समझाया जा रहा है। टेक्नोलॉजी ब्लूप्रिंट का मतलब क्या हुआ कि भारतीय बैंक ने इंप्लीमेंट किया टेक्नोलॉजी ब्लूप्रिंट नेटवर्किंग देयर ब्रांच, ठीक है। मतलब ये हुआ कि कोई भी कस्टमर बैंक ए का वो यूज़ कर सकता है ATM बैंक बी का, ताकि अपने बैंकिंग ट्रांजेक्शन को परफॉर्म कर सके, लेकिन कंडीशन ये है कि दोनों बैंक जो है सेम नेटवर्क के पार्ट हों। इससे दोस्तों बैंकिंग कन्वीनियंट हो गया है कस्टमर के लिए, और इनसे क्या होता है कि जो भी कॉस्ट एसोसिएटेड होता है नए ATM को सेटअप करने का, वो कॉस्ट कम हो जाता है। बात करें दोस्तों ATM सर्विस की, जो भारतीय ATM है वो ऑफर करती है बहुत तरह की सर्विस, कैश विड्रॉल, बैलेंस इंक्वायरी, स्टेटमेंट इंक्वायरी, पिन चेंज, कैश डिपॉजिट, चेक डिपॉजिट, फंड ट्रांसफर, वेरियस पेमेंट सर्विस। मतलब ये दोस्तों कि कस्टमर बहुत तरह का बैंकिंग ट्रांजेक्शन कर सकते हैं बिना उस बैंक विजिट किए। जैसे कस्टमर कैश विड्रॉ कर सकते हैं ATM से। दोस्तों फिर बताया जा रहा है कि ATM हैज़ वेरियस कंपोनेंट्स, ठीक है। तो बहुत सारे कंपोनेंट्स होता है ATM के कि कस्टमर इंटरफेस के लिए, जैसे वीडियो डिस्प्ले मॉनिटर, फिर कीबोर्ड की टच स्क्रीन स्लॉट फॉर। तो वीडियो डिस्प्ले मॉनिटर कस्टमर को अलाउ करता है कि वो इंस्ट्रक्शन देख सके, इन्फॉर्मेशन देख सके स्क्रीन पे। कीबोर्ड कीपैड टच स्क्रीन इनेबल करता है कस्टमर की वो इन्फॉर्मेशन को इनपुट कर सके और सेलेक्शन कर सके। दोस्तों कार्ड रीडर कस्टमर के ATM कार्ड को रीड करता है, और कैश डिस्पेंस करता है कस्टमर को। इन्वेलॉप डिस्पेंसर को यूज किया जाता है कैश को डिपॉजिट करने में या चेक को डिपॉजिट करने में इन्वेलॉप में, लेकिन जबकि डिपॉजिट स्लॉट अलाउ करता है कस्टमर को कि कैश या चेक डिपॉजिट कर सके डायरेक्टली ATM में। अब बात करते हैं दोस्तों वाइट लेवल ATM क्या होता है, और वाइट लेवल ATM को कौन से सेटअप करते हैं? तो नॉन बैंक सेटअप करते हैं। तो दोस्तों जो नॉन बैंक ऑपरेटर्स होते हैं उन्हें ऑथराइज़ किया जाता है कि दोस्तों इसका मतलब मैं आपको बताता हूँ। इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि 4 कंपोनेंट होते हैं जो कि अलाउ किए गए हैं, 4 कंपनीज़ हैं दोस्तों जिसे अलाउ किया गया है हमारे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा। सो 4 कंपनीज हैव बीन अलाउड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया टू सेटअप एंड मैनेज वाइट लेवल ATM इन इंडिया। जो रेगुलर ATM होते हैं उसके जैसा वाइट लेवल ATM नहीं होता है। उनको कोई दोस्तों वाइट लेवल ATM को क्या करना पड़ता है कि उनको कोई ब्रांडिंग ऑफ स्पेसिफिक बैंक नहीं होता है, और दे कैन प्रोवाइड सर्विस टू कस्टमर ऑफ मल्टीपल बैंक। तो मल्टीपल बैंक के कस्टमर को सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं। दोस्तों वाइट लेवल ATM का काम होता है बैंकिंग सर्विस देना, जो लोग Tier 1 से लेकर Tier 6 सिटी में है, टाउन्स में है, विलेजेस में है, जहाँ पे ट्रेडिशनल बैंकिंग इंफ्रास्ट्रक्चर रेडली अवेलेबल नहीं है। और ये ATM जो है प्रोवाइड करते हैं फाइनेंशियल इंक्लूजन को, बैंकिंग सर्विस प्रोवाइड करके उन लोगों को जो कि बैंक ब्रांच को एक्सेस नहीं कर पाते हैं। दोस्तों वाइट लेवल ऑपरेटर के पास फ्रीडम है, मतलब ये जो कंपनी जो वाइट लेवल के रूप में ऑपरेट होती है उनके पास फ्रीडम है कि वो लोकेशन चूज़ कर सकते हैं अपने ATM का, लेकिन दोस्तों कुछ एनुअल टारगेट को मीट करेंगे और रेशियो ऑफ वाइट लेवल ATM बिटवीन Tier 1 एंड Tier 2, Tier 3, Tier 6 इसको फॉलो करेंगे। दोस्तों कस्टमर कार्ड को यूज़ कर सकते हैं जो कि बैंक के द्वारा इशू किया गया है, दूसरे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के द्वारा इशू किया गया है, जो कि RBI का अप्रूवल मिला है, ताकि वो वाइट लेवल ATM पे ट्रांजैक्शन कर सके। ये इंश्योर किया जाता है कि सेफ्टी और सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन का हो और कोई फ्रॉडलेंट एक्टिविटी ना हो। दोस्तों बताया जा रहा है कि जो वाइट लेवल ATM है उसके पास ऑप्शन रहेगा कस्टमर को कि वो कैश डिपॉजिट कर सके ATM साइट पे, लेकिन इस केस में डिपॉजिट जो है WLA ऑपरेटर के अकाउंट में होगा और डायरेक्टली जो है कस्टमर के बैंक अकाउंट में नहीं होगा। कस्टमर को ट्रांसफ़र करना पड़ेगा डिपॉजिटेड अमाउंट अपने बैंक अकाउंट में यूजिंग ऑनलाइन बैंकिंग या दूसरे मीन्स से। दोस्तों फिर बताया जा रहा है कि वाइट लेवल ATM के बारे में और कुछ पॉइंट समझाई जा रही है। लेट्स डिस्कस सम अदर पॉइंट रिगार्डिंग वाइट लेवल ATM। सो फ्रेंड्स वाइट लेवल ATM का जो ऑपरेटर होती है उसकी जिम्मेवारी होती है कि वो सारा ट्रांजैक्शन जो है वाइट लेवल ATM पे करे और अर्न करे एक फ़ी को इस सर्विस को प्रोवाइड करने के लिए, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि WLA जो ऑपरेटर होते हैं वो एक मिडिल मैन होते हैं बैंक और कस्टमर के बीच में WLA के माध्यम से। फिर बताया जा रहा है दोस्तों कि जो गाइडलाइंस है जो अलाउ करती हैं 5 फ्री ट्रांजेक्शन, 5 जो है फ्री ट्रांजेक्शन होगा 1 महीने में फॉर यूजिंग अदर बैंक ऑन ATM, डू नॉट फॉर यूजिंग अदर बैंक, ठीक है, ऑन ATM डू नॉट अप्लाई टू ट्रांजेक्शन कैरी आउट WLA। मतलब यदि मान लीजिए कि कस्टमर एक WLA को यूज़ करता है पैसा विड्रॉ करने के लिए एक बैंक अकाउंट से, तो उसे एक फ़ी देना पड़ेगा WLA ऑपरेटर को।
फिर दोस्तों बताया जा रहा है कि WLA ऑपरेटर जो है इंटरचेंज फ़ी अर्न करते हैं, क्योंकि फ़ी पेड होता है बैंक के द्वारा जिसने ATM कार्ड को इशू किया है WLA ऑपरेटर को। और उसके कॉन्ट्रास्ट में जो बैंक ऑन ATM होते हैं वो चार्ज करते हैं एडिशनल फ़ी कस्टमर से अपने सर्विस को यूज़ करने के लिए। यदि दोस्तों कोई ट्रांजैक्शन WLA में फेल कर जाता है टेक्निकल इशू के कारण, तो WLA ऑपरेटर को कॉम्पेंसेट करने का पड़ेगा कस्टमर को एज पर द रेगुलेटरी गाइडलाइन। और जनरल गाइडलाइन में ये कहा गया है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रेगुलेट करती है WLA के ऑपरेशन को, ताकि इंश्योर कर सके कि वो सेफ हो, सिक्योर हो कस्टमर के यूज़ के लिए। दोस्तों आप बात करते हैं ब्राउन लेवल ATM की। लेट्स टॉक अबाउट ब्राउन लेवल ATM। तो ब्राउन लेवल ATM जो जो जैसे थर्ड पार्टी कंपनीज़ हैं, ठीक है, इसमें क्या होता है दोस्तों, ब्राउन लेवल ATM में क्या होता है, WLA मैंने आपको बता दिया ना क्या होता है। तो जो थर्ड पार्टीज़ होती हैं कंपनी, वो फिजिकल ATM मशीन प्रोवाइड करती है बैंक को, और बैंक जो है बैंक का अपना ATM नहीं होता है, ठीक है, और लेकिन वो क्या करती है, सर्विस प्रोवाइडर से लीज पे लेती है। दोस्तों फिर बताया जा रहा है कि जो स्पॉन्सर बैंक होती है उसकी जिम्मेदारी होती है कि कैश को मैनेज करेगा ATM में, जैसे कि रीस्टॉक करेगा पैसे से और कैश लेवल को मेंटेन करेगा। बैंक की जिम्मेदारी होती है कि ATM को कनेक्ट किया गया ब्रांची नेटवर्क से कस्टमर ताकि एक्सेस कर सके। जैसे मान लीजिए कोई ABC बैंक है, वो अपने ATM नेटवर्क को बढ़ाना चाहती है, लेकिन इसके पास रिसोर्सेज नहीं है ATM नया खरीद सके, मैनेज कर सके। तो ABC बैंक क्या करेगी कि ATM जो है लीज पे ले लेगी थर्ड पार्टी प्रोवाइडर के द्वारा। और जैसे मान लीजिए XYZ ATM सर्विस है, तो XYZ ATM सर्विस जो है ATM को इंस्टॉल करेगा और हार्डवेयर को मेंटेन करेगा, जबकि ABC बैंक कैश मैनेज करेगी और इंश्योर करेगी कि ATM जो है बैंकिंग नेटवर्क से कनेक्टेड है। ATM डिस्प्ले करेगा ABC बैंक का ब्रांडिंग को, लेकिन फिजिकल मशीन जो है XYZ ATM मशीन के द्वारा ऑन किया गया है। इसी अरेंजमेंट को कहा जाता है ब्राउन लेवल ATM। अब जरा बात करते हैं दोस्तों फ्यूचर पर्सपेक्टिव ऑफ ATM की, ठीक है। तो पहले बताया गया है कि बैंक को इंस्ट्रक्ट किया गया है कि वो रिप्लेस कर दे मैग्नेटिक स्ट्राइप कार्ड को EMB चिप कार्ड से। तो ये बैंक को एडवाइस किया गया है कि दे हैज टू रिप्लेस ऑल मैग्नेटिक चिप कार्ड विथ EMB चिप कार्ड, ठीक है। तो इसमें क्या है कि और पिन बेस्ड कार्ड को रिड्यूस कर सके फ्रॉड के रिस्क को और इंश्योर कर सके सेफर ट्रांजैक्शन। दोस्तों ये EMB चिप कार्ड क्या होता है कि इसके पास एक माइक्रो चिप होता है, ठीक है, जो कि जनरेट करता है यूनिक कोड हर एक ट्रांजैक्शन का। इससे डिफिकल्ट हो जाता है कि फ्रॉडस्टर को कार्ड के डिटेल को कॉपी करना। फिर दोस्तों बताया जा रहा है कि जो ATM या जो माइक्रो ATM होते हैं, ATM को अपग्रेड किया गया है ताकि वो प्रोसेस कर सके EMB चिप को और पिन बेस्ड कार्ड को, ताकि ट्रांजेक्शन का सेफ्टी इंश्योर कर सके। दोस्तों फिर बताया जा रहा है कि जैसे जैसे डिजिटल पेमेंट बढ़ रहा है तो बैंक फोकस कर रही है ऑनलाइन और मोबाइल बैंकिंग सर्विस प्रोवाइड करने का। इस कारण से दोस्तों ATM का वर्ल्ड वाइड घट गया है संख्या, और ATM लेकिन अभी भी इंपॉर्टेंट चैनल है कैश पे सर्विस प्रोवाइड करने के लिए। फिर दोस्तों बताया जा रहा है नेक्स्ट पॉइंट में कि दोस्तों ATM बहुत तरह के रेंज ऑफ सर्विस ऑफर करती है। कैश विड्रॉल, कार्डलेस कैश विड्रॉल, ये अलाउ करता है कस्टमर को कि कैश को विड्रॉ कर सके मोबाइल फ़ोन के माध्यम से बिना फिजिकल कार्ड का। मल्टी करेंसी कैश डिस्पेंसिंग, ये अलाउ करता है कस्टमर को मल्टी करेंसी कैश डिस्पेंसिंग से क्या होता है दोस्तों कि कस्टमर जो है विड्रॉ कर सकते हैं कैश को अलग अलग करेंसीज़ में। ATM लोन रिपेमेंट भी ऑफर करता है, बिल पेमेंट, टिकट डिस्बर्सिंग। फिर दोस्तों कस्टमर जो अपने ATM को ऑपरेट कर सकते हैं स्मार्टफोन के माध्यम से, ऑनलाइन बैंकिंग से और PPI से यानी प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट से। इन सभी मेथड से कस्टमर जो है इनिशिएट कर सकते हैं ट्रांजैक्शन को और एक QR कोड जनरेट कर सकते हैं जिसको स्कैन किया जाएगा ATM में ताकि ट्रांजैक्शन को कंप्लीट किया जाए। इससे क्या होता है कि फिजिकल कार्ड के नीड को कम होता है और सिक्योरिटी बढ़ाता है ट्रांजैक्शन का, ठीक है। फिर दोस्तों बात करते हैं कि ATM जो है इसका मतलब बैंक ATM को यूज़ करती है ताकि पर्सनलाइज मैसेज को डिस्प्ले कर सके, ठीक है। तो बैंक ATM को कैसे यूज़ करती है, अपने पर्सनलाइज मैसेज को डिस्प्ले करने के लिए, राइट। तो टारगेटेड मार्केटिंग कर सके कस्टमर को बेस्ड ऑन देयर पास्ट ट्रांजेक्शन एंड लोकेशन। जैसे मान लीजिए एग्जांपल के तौर पर कि कोई कस्टमर फ्रिक्वेंटली कैश विड्रॉ करता है किसी पार्टिकुलर ATM से, तो बैंक डिस्प्ले कर सकती है पर्सनलाइज ऑफर को ATM पे स्क्रीन पे तक उस कस्टमर को। फिर दोस्तों कैश रिसाइकलिंग मशीन एक सेल्फ सर्विस टर्मिनल होता है जो कि कस्टमर को अलाउ करता है कि वो कैश डिपॉजिट कर ले, विड्रॉ कर ले। ये कैश एक्सेप्ट करते हैं कस्टमर से और डिस्पेंस करते हैं जब भी जरूरत हो। कैश रिसाइकलर इंश्योर करता है दोस्तों कि जो भी करेंसी डिपॉजिट किया गया, डिस्पेंस किया जाएगा, वो जेन्युइन हो और वो आइडेंटिफाई कर सके काउंटरफीट नोट को, ठीक है। फिर बताया जा रहा है दोस्तों कस्टमर जो है डिपॉजिट कर सकते हैं कैश अपने डेबिट कार्ड के माध्यम से और कार्डलेस ट्रांजेक्शन कर सकते हैं अप टू 20,000 पर डे और पॉसिबल। फिर दोस्तों बताया जा रहा है नेक्स्ट पॉइंट में कि कैश रिसाइकलर हेल्प करता है बैंक को कैश एफिशिएंटली मैनेज करने में। जो मैनुअल कैश हैंडलिंग है उसको नीड को कम करता है। इससे बैंक के पैसा को बचाता है और ATM यूजर को रिलायबल और वैल्यूएबल फंक्शनलिटी प्रोवाइड करता है। फिर दोस्तों बात किया जा रहा है कियोस्क बैंकिंग। कियोस्क बैंकिंग एक स्मॉल इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटराइज स्ट्रक्चर होता है जो कि हेल्प करता है यूज़र को इंक्वायर, प्रिंट और ट्रांजैक्ट करने में। मतलब कस्टमर जो है परफॉर्म कर सकते हैं बहुत सारे बैंकिंग एक्टिविटीज़ को, जैसे अपने अकाउंट बैलेंस को चेक करना, फिर फंड को ट्रांसफ़र करना। कियोस्क को यूज़ कर सकते हैं बिना बैंक ब्रांच को विजिट किए। तो इलेक्ट्रॉनिक कियोस्क एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ होगा, वो प्रोवाइड करेगा सिमिलर एक्सपीरियंस टू अ मैन कियोस्क।
अलाउइंग कस्टमर टू इंटरेक्ट विद द मशीन यूजिंग वॉइस कमांड और टच स्क्रीन। तो ये क्यूएस बैंकिंग होता है दोस्तों। तो फिर क्यूएस बैंकिंग के बारे में देखिए और क्या पॉइंट बताया गया है कि क्यूएस बैंकिंग एक तरह का बैंकिंग सर्विस है जो कि बेसिक बैंकिंग फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, जैसे डिपॉजिट, विड्रॉल। तो ये सभी हमारे जो बेसिक बैंकिंग सर्विसेज हैं ये प्रोवाइड करता है हमें कौन, क्यूएस बैंकिंग प्रोवाइड करता है। और फिर दोस्तों जैसे मान लीजिए कि एक गांव है जहाँ पे कोई बैंक ही नहीं है, तो वहाँ के लोग जो हैं क्यूएस बैंकिंग सर्विस को यूज़ करते हैं, ठीक है, ताकि डिपॉजिट कर सकें, कैश विड्रॉ कर सकें, ठीक है, और फिर बिल पेमेंट कर सकें या दूसरा फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन कर सकें। तो कोई बैंक जो है इंस्टॉल कर सकती है क्यूएस को किसी शॉपिंग मॉल में, ताकि दोस्तों कस्टमर को इन्फॉर्मेशन दे सके प्रोडक्ट के बारे में, सर्विसेज के बारे में, इंटरेस्ट रेट, टर्म्स एंड कंडीशन। क्यूएस को क्यूएस यूज़ करती है फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी को, ताकि कस्टमर को आइडेंटिफाई करे और उनको पर्सनलाइज सर्विस प्रोवाइड करे बेस्ड ऑन द प्रेफरेंस एंड बैंकिंग हिस्ट्री। क्यूएस के अंदर दोस्तों कस्टमर क्यूएस को यूज़ कर सकते हैं अपने अकाउंट बैलेंस चेक करने में, डिपॉजिट करने में, विड्रॉ करने में कैश को, बिल पेमेंट में, और दोस्तों वो इंटरनेट बैंकिंग सर्विस एक्सेस कर सकते हैं बिना उन्हें बैंक ब्रांच को विजिट किए। क्यूएस के पास टच स्क्रीन में इंटरफेस भी होता है, तो ये कस्टमर को अलाउ करता है कि वो नेविगेट कर सके अलग अलग बैंकिंग सर्विसेज हैं, जैसे डिपॉजिट और विड्रॉल ऑफ कैश, ठीक है। हम दोस्तों पासबुक प्रिंटिंग क्विज की बात करते हैं और बात करेंगे दोस्तों कैश डिपॉजिट मशीन। जैसे ये एक तरह का ऑटोमेटिक कियोस्क होता है पासबुक प्रिंटिंग कियोस्क, जो कि कस्टमर को अलाउ करता है कि पासबुक प्रिंट करा ले बिना किसी बैंक ऑफिशियल का ज़रूरत की। बैंक ऑफिशियल को बैठने की कोई ज़रूरत नहीं है और पासबुक प्रिंटिंग किया जा सकता है इस पासबुक कियोस्क के माध्यम से, ठीक है। और पीबीके जो होता है, पीबीके यानी पासबुक कियोस्क, वो फेच करता है दोस्तों अकाउंट डिटेल ट्रांजेक्शन इन्फॉर्मेशन कहाँ से, मैग्नेटिक स्ट्राइप। तो दोस्तों मैग्नेटिक स्ट्राइप होता है, ठीक है, कहाँ पे होता है ये, पासबुक में, ठीक है। कस्टमर क्या करते हैं कि अपने पासबुक को, मैग्नेटिक स्ट्राइप होता है पासबुक पे, ठीक है, और कस्टमर सिंपली अपने पासबुक को इंसर्ट करते हैं कियोस्क में। इससे क्या होता है कि वो फ्लिप कर देते हैं और पेज को असाइन करते हैं प्रिंटिंग के लिए। दोस्तों मिस्टर शर्मा, मान लीजिए मिस्टर शर्मा अपना पासबुक प्रिंट कराने जा रहे हैं, तो जाके बैलेंस देख सकें, तो वो ट्रांजेक्शन हिस्ट्री देख सकें, तो वो बैंक में लंबी कतारों में बच सकते हैं। वो क्या जाएंगे, पीबीके क्विज पे जाएंगे जो कि उनके घर के आसपास होगा, पासबुक इंसर्ट करेंगे मशीन में और एक उनको प्रिंटेड कॉपी मिल जाएगा पासबुक का। कैश डिपॉजिट मशीन एक सेल्फ सर्विस टर्मिनल होता है जो कि कस्टमर को अलाउ करता है कि वो पैसा जमा कर सके अपने डेबिट कार्ड से, अकाउंट नंबर से। तो डिपॉजिटेड अमाउंट जो है इंस्टेंटली उसके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। सीडीएम फुल्ली ऑटोमेटेड है और कोई असिस्टेंट नहीं चाहिए। तो मिस्टर सिंह मान लीजिए चाहते हैं कैश डिपॉजिट करना अपने अकाउंट में बिना बैंक गए, तो वो जो है वो डिपॉजिट कर सकते हैं सीडीएम क्विज में, जो कि उनके ऑफिस के नियर लोकेटेड है, और वो अपने डेबिट कार्ड को इंसर्ट करेंगे मशीन में और कैश डिपॉजिट कर लेंगे और डिपॉजिट अमाउंट तुरंत क्रेडिट हो जाएगा। बीएनए होता है दोस्तों, बीएनए क्या होता है, बल्क नोट एक्सेप्टर। ये मशीन कस्टमर को अलाउ करता है कि वो लार्ज नंबर ऑफ मिक्स नोट को डिपॉजिट कर सके बिना बैंक गए। तो ये मशीन जो है सॉर्ट कर लेता है, काउंट कर लेता है डिपॉजिट मनी को राउंड द क्लॉक। तो मिस्टर गुप्ता है, मान लीजिए कि वो स्मॉल बिजनेस रन करते हैं, उनके पास बहुत सारा कैश है डिपॉजिट करने के लिए, तो ना बैंक ना जाएंगे, वो बिना कतार में ना खड़े हों, वो बीएनए मशीन को यूज़ कर सकते हैं जो कि उनके शॉप के आसपास है, कैश को डिपॉजिट करें। ये मशीन क्या करेगा, काउंट कर लेगा, सॉर्ट कर लेगा डिपॉजिटेड नोट को और डिपॉजिटेड अमाउंट जो है इंस्टेंटली उनके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। अब दोस्तों आरबीआई क्या करती है, आरबीआई ने सब्सिडाइज़ किया है, आरबीआई प्रोवाइड करती है सब्सिडी बैंकों को ताकि बीएनए अप्लाई कर सकें अर्बन और सेमी अर्बन एरिया में, ठीक है। तो बीएनए को इंस्टॉल करने के लिए आरबीआई सब्सिडी देती है, किसे, बैंक को सब्सिडी प्रोवाइड करती है। तो सब्सिडी जो है लगभग इनके 50% ऑफ द कॉस्ट फॉर अर्बन एरिया और 75% फॉर सेमी अर्बन एरिया कवर होता है। तो ये एफर्ट किया गया है दोस्तों ताकि जो हमारे बल्क नोट एक्सेप्टर है वो एक्सेसिबल हो कस्टमर के लिए अलग अलग पार्ट ऑफ कंट्री में। फिर बताया जा रहा है दोस्तों कि आरबीआई ने प्रिस्क्राइब किया है कि बेस लाइन साइबर सिक्योरिटी कंट्रोल एटीएम स्विच एप्लीकेशन सर्विस प्रोवाइडर, ठीक है, मतलब ये जो कंट्रोल है इसके अंदर कंटिन्यूस सर्वेलेंस होगा, ठीक है। और फिर उसके बाद दोस्तों कंट्रोल का इम्प्लीमेंटेशन होगा, स्टोरेज होगा। फिर दोस्तों कुछ रेगुलेटेड एंटिटीज़ हैं उनको जैसे बैंक हो सकते हैं, उनको रिक्वायर है कि वो इम्प्लीमेंट करें बहुत सारे मेजर्स ताकि अपने एटीएम सिक्योरिटी को स्ट्रेंथन कर सके। ये मेजर्स दोस्तों BIOS पासवर्ड, डिसेबलिंग USB पोर्ट, डिसेबलिंग ऑटो रन फैसिलिटी, अप्लाइंग द लेटेस्ट पैचेस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम एंड अदर सॉफ्टवेयर, इम्प्लीमेंटिंग अ टर्मिनल सिक्योरिटी सॉल्यूशन। सिंपल वर्ड में कहें तो आरबीआई सब्सिडी प्रोवाइड करती है बैंक को बीएनए इंस्टॉल करने के लिए। आरबीआई ने गाइडलाइन डाला है बैंक को इंश्योर करे कि एटीएम इकोसिस्टम सिक्योर हो और बैंक को सिक्योरिटी मेजर इंप्लीमेंट करना है, जैसे कि पासवर्ड, USB पोर्ट को डिसेबल करना, वाइट लिस्टिंग सॉल्यूशन टू प्रोटेक्ट देयर एटीएम फ्रॉम फ्रॉड एंड साइबर अटैक्स, ठीक है। ये सब पॉइंट समझाया गया है दोस्तों। अब प्लास्टिक मनी के बारे में बताया जा रहा है कि व्हाट इज़ अ प्लास्टिक मनी, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इससे पहले कि रेगुलेटरी एंटिटीज़ को अपग्रेड करना पड़ेगा सभी एटीएम को सपोर्टेड वर्जन ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ, ठीक है। बैंक कार्ड इशू कर सकती है फॉर ऑन एटीएम, POS टर्मिनल, ये सभी के लिए बैंक क्या करती है, कार्ड इशू कर सकती है। ये पॉइंट समझाया जा रहा है। अब दोस्तों बात करते हैं प्लास्टिक मनी। प्लास्टिक मनी क्या है, तो प्लास्टिक मनी का मतलब एक इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट मेथड होता है जहाँ पे क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, चार्ज कार्ड, जिसको जो कि अलाउ करता है कैशलेस ट्रांजेक्शन का,
ठीक है। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि डेबिट कार्ड जो है कार्ड होल्डर के बैंक अकाउंट से लिंक होता है और उसे यूज किया जा सकता है कैश विड्रॉ करने के एटीएम से या परचेज करना मर्चेंट के साथ। किसी ट्रांजेक्शन को ऑथराइज करने के लिए दोस्तों कार्ड होल्डर को पर्सनल पिन नंबर इंटर करना पड़ता है। क्रेडिट कार्ड दोस्तों इशू किया जाता है बैंक के द्वारा, ठीक है, और कार्ड होल्डर को अलाउ करता है कि वो परचेज कर सके क्रेडिट कार्ड से, जो कि बाद में पे कर सकते हैं, ठीक है, या तो फुल में या इंस्टॉलमेंट में। तो क्रेडिट कितना अवेलेबल होगा वो डिटरमाइन किया जाता है कार्ड होल्डर के क्रेडिट वर्जनेस पे। चार्ज कार्ड सिमिलर का क्रेडिट कार्ड से सिमिलर होता है, लेकिन जो फुल बैलेंस है वो पे किया जाएगा हर एक महीना, और उससे क्या होगा, हाई एनुअल फी होता है चार्ज कार्ड का। स्मार्ट और चिप कार्ड दोस्तों एक तरह का क्रेडिट या डेबिट कार्ड है, इसके अंदर माइक्रो चिप होता है एडिड सिक्योरिटी के लिए। ये चिप जो है यूनिक कोड जनरेट करता है प्रत्येक ट्रांजेक्शन का, जिससे ये डिफिकल्ट होता है फ्रॉडस्टर को कि कार्ड की इन्फॉर्मेशन को स्टील कर सके। ग्रीन पिन एक इंस्टेंट पिन जनरेटिंग मशीन होता है जो कि कुछ बैंक ऑफर करती है, जो कि अलाउ करती है कस्टमर को अपने डेबिट कार्ड पिन वेरियस एटीएम से दोस्तों ये चेंज कर ले, या इंटरनेट बैंकिंग से या एसएमएस से। इससे कस्टमर अपना पिन सेट कर सकते हैं बिना बैंक विजिट किए और बिना फिजिकल पिन मेलर को अराइव किए। दोस्तों फिर बताया जा रहा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कार्ड को स्मार्ट कार्ड भी कहा जाता है। ये पेमेंट कार्ड होता है जो कि एम्बेडेड इन माइक्रोचिप को यूज़ करता है, ताकि इससे क्या होता है, माइक्रोचिप से क्या होता है दोस्तों, ये तो एम्बेडेड माइक्रोचिप होता है, इससे क्या होता है कि वो सिक्योरली स्टोर कर सके और डेटा को ट्रांसमिट कर सके। ये जो कार्ड है दोस्तों ईएमवी कार्ड, ये बहुत तरह का होता है। इसके में चार्ज कार्ड आता है, स्मार्ट कार्ड आता है, डेबिट कार्ड आता है, क्रेडिट कार्ड आता है। दोस्तों डेबिट कार्ड एक तरह का स्मार्ट कार्ड है जो कि इमीडिएटली डेबिट कर लेता है फंड को कार्ड होल्डर अकाउंट से। तो कार्ड माइक्रोचिप यूज़ करता है मेमोरी के साथ, और एक प्रोसेसर होता है कम्युनिकेट करने के लिए एक्सटर्नल वर्ल्ड को। दो तरह का स्मार्ट कार्ड होता है दोस्तों, मेमोरी कार्ड और माइक्रो प्रोसेसर कार्ड। मेमोरी कार्ड के पास एक फंक्शन होता है जो कि होता है कि वो स्टोर करेगा और डाटा को रिट्रीव करेगा, जैसे कि प्रीपेड कार्ड, जिसको यूज़ किया जाता है ट्रांसपोर्टेशन के लिए। माइक्रो प्रोसेसर कार्ड का बुल्टिन मेमोरी होता है, एक प्रोसेसर होता है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जो कि वर्सेटाइल बना देता है एज़ कम्पेयर टू मेमोरी कार्ड, ठीक है। तो माइक्रो प्रोसेसर कार्ड दोस्तों डीईएस को यूज़ करता है। डीईएस क्या होता है, डाटा इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड, ताकि किसी फ्रॉडलेंट ऑपरेशन से प्रोटेक्ट किया जा सके और इंश्योर किया जा सके कि डाटा जो है सिक्योरली ट्रांसमिट हो रहा है, और उस कार्ड जो है केवल यूज़ किया जा रहा है अथॉराइज यूज़र को। जैसे मान लीजिए कि एक क्रेडिट कार्ड है जिसमें माइक्रो प्रोसेसर चिप है, वो क्या करेगा, कार्ड होल्डर के पर्सनल इन्फॉर्मेशन को स्टोर करेगा, अकाउंट डिटेल स्टोर करेगा और ट्रांजेक्शन हिस्ट्री स्टोर करेगा, जिससे ये सिक्योर हो जाएगा एज़ कम्पेयर टू ट्रेडिशनल मैग्नेटिक स्ट्रिप कार्ड। दोस्तों ISO 7816 और ISO 10202, ठीक, IO 202, ये दोस्तों इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स है। ISO दो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के बारे में यहाँ बताया जा रहा है दोस्तों कि ये दो तरह का इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है जो कि डिफाइन करता है फिजिकल एंड सिक्योरिटी फीचर ऑफ स्मार्ट कार्ड। तो ISO 7816 जो है उसने रिप्लेस कर लिया, वो स्पेसिफाई करता है कि जो फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स होगा स्मार्ट कार्ड का, जैसे साइज, शेप, कॉन्टैक्ट पॉइंट, और IO 202 स्पेसिफाई करता है कि सिक्योरिटी फीचर क्या होगा स्मार्ट कार्ड का। दोस्तों स्मार्ट कार्ड रीडर जो है ISO स्पेसिफिकेशन को मीट करेगा, जैसे है इसके पास सिक्योर पिन होगा ताकि पिन को इंटर कर सके, पिन को चेक कर सके। पिन को यूज़ किया जाता है कार्ड होल्डर को ऑथेंटिकेट करने के लिए और ऑथराइज्ड ट्रांजेक्शन को ऑथराइज करने के लिए। दोस्तों स्मार्ट कार्ड के पास प्रोटेक्टेड मेमोरी जोन्स होता है जो कि सेंसिटिव यूजर इन्फॉर्मेशन को स्टोर करता है, जैसे अकाउंट नंबर, पर्सनल पिन और दूसरे कॉन्फिडेंशियल डेटा को। EMV चिप कार्ड एक तरह का स्मार्ट कार्ड होता है जो कि एक एम्बेडेड माइक्रोचिप यूज़ करता है और एक पिन यूज़ करता है ताकि फ्रॉडलेंट एक्टिविटी को अवॉइड कर सके। जो चिप होता है उसके अंदर कुछ डाटा को सिक्योरली स्टोर किया जाता है, प्रोसेसिंग कैपेबिलिटी होती है जिससे काउंटर फिटिंग या अनऑथराइज एक्सेस को प्रिवेंट करता है। सिंपल टर्म में क्या है, तो स्मार्ट कार्ड हाईली सिक्योर इलेक्ट्रॉनिक कार्ड है जो कि आपके सेंसिटिव यूजर इन्फॉर्मेशन को स्टोर करता है, जैसे कि अकाउंट नंबर और पिन। दोस्तों ये आपको इन्हांस सिक्योरिटी ऑफर करता है, कन्वीनियंस ऑफर करता है पेमेंट के लिए और दूसरे ट्रांजेक्शन के लिए। EMV चिप कार्ड स्पेसिफिक टाइप ऑफ स्मार्ट कार्ड होता है जो कि पिन यूज़ करता है फ्रॉड को प्रिवेंट करने के लिए, जिससे वो हाईली सिक्योर होता है ट्रांजेक्शन के लिए। फिर आइए नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। यहाँ बताया जा रहा है दोस्तों जो भी ट्रांजैक्शन चिप कार्ड के माध्यम से होता है, जब भी आप एक चिप कार्ड देखते हैं पेमेंट, जब भी आप चिप कार्ड यूज़ करते हैं पेमेंट करने के लिए, तो कार्ड के अंदर जो चिप होता है वो क्या करता है दोस्तों, वो समझाया जा रहा है कि जब भी आप चिप कार्ड यूज़ करते हैं किसी पेमेंट करने के लिए, तो कार्ड के अंदर जो चिप होता है वो क्या करता है दोस्तों कि वो जनरेट करता है यूनिक कोड उस ट्रांजेक्शन के लिए, और जो कि भेजा जाता है पेमेंट टर्मिनल को। यूनिक कोड किसे भेजा जाता है, पेमेंट टर्मिनल को। इस कोड को दोस्तों यूज़ नहीं किया जा सकता किसी दूसरे ट्रांजेक्शन के लिए, जिससे डिफिकल्ट हो जाता है कि फ्रॉडस्टर को वो कॉपी कर ले, कार्ड को कंट्रोल करें। जैसे जब आप चिप कार्ड इंसर्ट करेंगे ना पेमेंट टर्मिनल में किसी स्टोर में, तो जो भी चिप होगा उस कार्ड में वो जनरेट करेगा एक कोड को, जिससे यूज़ किया जाएगा ट्रांजेक्शन को ऑथराइज करने के लिए। दोस्तों फिर नेक्स्ट है कि बायोमेट्रिक आइडेंटिफिकेशन, ये यूनिक फिजिकल ट्रेट यूज़ करता है इंडिविजुअल का उसे आइडेंटिफाई करने के लिए, जैसे रेटिनल पैटर्न वेरिफिकेशन, ये ब्लड वेसल के पैटर्न को यूज़ करता है आँख में ताकि आइडेंटिटी को वेरीफाई कर सके। वेन रिकॉग्निशन, दोस्तों वेन का जो पैटर्न है पाल्म ऑफ फिंगर, आपकी हथेली में जो पैटर्न है उसको यूज़ करता है।
दोस्तों कुछ हाई सिक्योरिटीज एरियाज होते हैं जैसे गवर्नमेंट ऑफिस या मिलिट्री बेसिस जो कि रेटिनल या वेन रिकॉग्निशन को यूज़ करते हैं ताकि एक्सेस मिल सके ऑथराइज पर्सन को ही। फिर दोस्तों विजुअल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी एल्गोरिथम को यूज़ करता है एनालाइज करने के लिए और फेसेस को आइडेंटिफाई करने के लिए, जिसका यूज़ किया जाता है दोस्तों सिक्योरिटी और आइडेंटिफिकेशन पर्पज़ के लिए। जैसे कुछ स्मार्टफोन फेशियल रिकॉग्निशन को यूज़ करती है डिवाइस को अनलॉक करने में। फिर दोस्तों बताया जा रहा है कि जो मोबाइल वॉलेट होता है वो ऐप होता है जो कि पेमेंट इन्फॉर्मेशन को स्टोर करता है जैसे बैंक अकाउंट, क्रेडिट कार्ड, कार्ड डिटेल, और अलाउ करता है यूजर को पेमेंट कर सके अपने मोबाइल फ़ोन के माध्यम से। जैसे पॉपुलर मोबाइल वॉलेट जैसे गूगल पे, एप्पल पे, ये सब अलाउ करते हैं कि पेमेंट इन्फॉर्मेशन ऐड कर सकें और पेमेंट कर सकें टैपिंग देयर फ़ोन। फिर बताया जा रहा है दोस्तों कि जो भी पेमेंट इन्फॉर्मेशन है वो स्टोर होता है सिक्योरली इन द मोबाइल वॉलेट ऐप एंड इज़ इनक्रिप्टेड टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट फ्रॉड अनऑथराइज एक्सेस। तो ऐप जो है इनक्रिप्ट करेगा कार्ड डिटेल को ताकि वो किसी के द्वारा एक्सेस नहीं किया जा सके। दोस्तों मोबाइल वॉलेट एक कन्वीनियंट और सिक्योर वे है पेमेंट करने का और यूज़र के पास कोई फिजिकल कार्ड नहीं कैरी करना पड़ता है। मोबाइल वॉलेट पेमेंट प्रोसेसिंग चार्ज को भी रिड्यूस कर देता है। ठीक है, इसको पॉइंट समझाया जा रहा है। और देखिए मोबाइल वॉलेट के बारे में क्या बताया जा रहा है दोस्तों कि मोबाइल वॉलेट डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो कि यूज़र को अलाउ करता है कि वो डाटा बैंक अकाउंट को स्टोर कर सके या कार्ड इन्फॉर्मेशन को स्टोर कर सके और पेमेंट कर सके ऑनलाइन। जैसे पॉपुलर मोबाइल वॉलेट है जैसे गूगल पे, फ़ोनपे, पेटीएम। ठीक है, ये सब हमारे पॉपुलर मोबाइल वॉलेट है, आपको पता होगा। ठीक है, सो दीज आर आवर पॉपुलर मोबाइल वॉलेट। अब दोस्तों बताया जा रहा है कि मोबाइल वॉलेट जो है वो बैंक ऑन हो सकता है या नॉन बैंक ऑन हो सकता है, लेकिन यदि भारत में ऑपरेट होना है तो उसे क्या होना पड़ेगा, उसे एक पीपीआई चाहिए। पीपीआई क्या होता है, प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, तो पीपीआई का लाइसेंस चाहिए आरबीआई से। जो मोबाइल वॉलेट होता है उसका एडवांटेजेस होता है जैसे वो रिस्क को कम कर देता है। ठीक है, तो मोबाइल वॉलेट को क्या चाहिए, आरबीआई से दोस्तों प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट का एक लाइसेंस चाहिए होता है। मोबाइल वॉलेट का बहुत सारा एडवांटेज होता है जैसे रिस्क, थेफ्ट, चोरी होने का डर, रिस्क कम हो जाता है। कन्वीनियंस का, कोई पेमेंट प्रोसेसिंग, जैसे आपको कैश नहीं कैरी करना है, कार्ड नहीं कैरी करना है, यूजर जो पेमेंट कर सकते हैं मोबाइल फ़ोन से। बायोमेट्रिक सिक्योरिटी फीचर कार्ड के लिए इसके अंदर दोस्तों यूनिक फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स होता है जैसे कि फिंगरप्रिंट या रेटिनल पैटर्न, ताकि कार्ड होल्डर की आइडेंटिटी को ऑथराइज कर सकें। इससे दोस्तों एक एडेड लेयर ऑफ सिक्योरिटी मिलता है। डिजिटल वॉलेट एक दूसरे टर्म है मोबाइल वॉलेट का। मोबाइल वॉलेट को डिजिटल वॉलेट भी कहा जाता है। इससे दोस्तों एक एडेड लेयर ऑफ सिक्योरिटीज मिलता है। दोस्तों डिजिटल वॉलेट जो है एक शेयर है दोस्तों, एक किसी ट्रेड टर्नओवर का शेयर का मतलब ये होता है कितना परसेंटेज प्रॉफिट जनरेट किया जा रहा है मर्चेंट के द्वारा जो कि पेमेंट एक्सेप्ट कर रहे हैं एक पार्टिकुलर बैंक के कार्ड से या मोबाइल वॉलेट से। तो अपने शेयर ऑफ ट्रेड टर्नओवर को बढ़ाकर बैंक स्ट्रॉन्गर रिलेशनशिप बना सकती है मर्चेंट के साथ और प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ा सकती है। दोस्तों मैनुअल एक्सेप्टेंस मोड एक मेथड होता है कि आप किसी कार्ड की ऑथेंटिसिटी को वेरीफाई करें कार्ड इम्प्रिंट लेकर और कार्ड इन्फॉर्मेशन को वेरीफाई करें अगेंस्ट द वार्निंग बुलेट। तो इंटरचेंज फ़ी को डिसाइड किया जाता है वेरिफिकेशन प्रोसेस के बेसिस पे। ये मेथड जो है लेस कॉमन है क्योंकि डिजिटल पेमेंट बढ़ गया है और सिक्योरिटी रिस्क बढ़ गया है जो कि मैनुअल प्रोसेस से एसोसिएटेड है। दोस्तों ये है हमारा पार्ट 1 लेक्चर इस पार्टिकुलर चैप्टर का। पार्ट 2 लेक्चर पेड मेंबर को अवेलेबल होगा, जैसे बाकी चीज़ों को डिटेल में बताया जाएगा, पीपीआई क्या होता है। यदि आप भी इस तरह के वीडियो लेक्चर के चाहते हैं तो आप हमारे इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं दोस्तों। आपको मैं पेड वीडियोज़ प्रोवाइड करूँगा, उसका डिटेल प्रोवाइड करूँगा। धन्यवाद।